अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समर इश्तियाक और मैं आपसे मुखातिब हूँ टोरंटो कनाडा से। मैं एक स्पेशल एजुकेटर और कम्युनिटी काउंसलर हूँ और यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड से मुंसलिक हूँ। इसके अलावा कम्युनिटी में स्पेशल नीड बच्चों के वालिदैन के लिए काउंसलिंग की सहूलियात मुहैया करती हूँ। अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़म टीम का, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। स्पेशल थैंक्स टू साजिदा अली साहिबा, जिन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। और आखिर में आप तमाम अफराद का शुक्रिया, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके ऑटिज़म अवेयरनेस क्रिएट करने में अपना एक अहम किरदार अदा किया। तो आगे चलते हैं और बात का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू है इंक्लूजन। इंक्लूजन यानी कि शमूलियत एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि किसी भी माशरे में इंक्लूजन के बग़ैर मैं नहीं समझती कि फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस पैदा की जा सकती है या कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड कल्चर ऑफ टॉलरेंस पैदा किया जा सकता है। लिहाजा एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंक्लूजन को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, जब इंक्लूजन की बात की जाती है तो बात यहाँ से उमूमन शुरू होती है कि ख़ास तौर से ऑटिज़म के हामिल अफराद के लिए कि इंक्लूजन से ऑटिज़म के हामिल अफराद को बहुत फ़ायदा होता है। यकीनन इंक्लूजन ऑटिज़म के हामिल अफराद के लिए मुफीद है, मगर मेरा ज़ाती ख़्याल है कि इंक्लूजन जनरल पॉपुलेशन के लिए भी उतना ही अहम है जितना कि ऑटिस्टिक पॉपुलेशन के लिए। जनरल पॉपुलेशन को इंक्लूजन के ज़रिए एक अपॉर्चुनिटी मुहैया होती है कि वो ऑटिज़म वर्ल्ड के बारे में जाने, उससे रूशनास हों। जब हम जनरल पॉपुलेशन को ऑटिस्टिक पॉपुलेशन के साथ या अदर डिसेबिलिटीज़ के हामिल अफराद के साथ घुलने मिलने का मौका फ़राहम करते हैं, तो जनरल पॉपुलेशन ये बात सीखती है कि ऑटिज़म के हामिल अफराद का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है, उनकी सोशल लर्निंग किस तरह होती है, उनके बिहेवियर्स पैटर्न क्या होते हैं, उनके चैलेंजेस क्या होते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस किस एरिया में है, और इसके अलावा उनके जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में जानकर उनके लिए अकोमोडेशन कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। इसी तरह दूसरी तरफ ऑटिज़म के हामिल अफराद जो हैं वो ये सीखते हैं कि आम जनरल पॉपुलेशन वर्ल्ड जो है उसमें क्या चीज़ें, क्या बिहेवियर्स हैं जो अप्रोप्रिएट हैं और क्या बिहेवियर्स हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं हैं। तो यकीनन ये लर्निंग जो है वो बोथ वेज़ है और बहुत ज़्यादा दोनों तरह की पॉपुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये एक बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच है और ये कैसे मुमकिन है कि ऑटिस्टिक ख़ास तौर से चिल्ड्रन विद ऑटिज़म जिनके बिहेवियर्स बहुत रिजिड होते हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत चैलेंजिंग होता है, जिनकी सोशल लर्निंग डिफ़िकल्ट है, उनको आप जनरल पॉपुलेशन के साथ, आम बच्चों के साथ बिठा कर कैसे पढ़ाएँगे? उनको आम मुलाज़मत की जगहों पर आप कैसे मुलाज़मत के मौक़े मुहैया कर सकते हैं? या कम्युनिटी में उनको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो मैं समझती हूँ कि ये यकीनन एक चैलेंज है, मुश्किल तो शायद है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब हम इसको यकीनी बनाना चाहें तो हमें 3 चीज़ें हैं जो ज़हन में हमेशा रखनी होती हैं। हमें अवेयर होना पड़ता है। अ, एक थ्योरी है लर्निंग स्टाइल थ्योरी, जो कि डॉक्टर डेविड कॉलब एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पेश की, जिसके मुताबिक हर इंसान का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। उन्होंने लर्निंग स्टाइल को 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया और कहा कि कुछ लोग जो हैं वो वो जो हैं सीखते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ जो है वो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कुछ लोग जो हैं यानी कि कुछ लोग देखकर, तस्वीरें बनाकर, तस्वीरें देखकर, वीडियो देखकर ज़्यादा अच्छी तरह से सीख जाते हैं,
کچھ لوگ جو ہیں وہ سن کر، لیکچر سن کر، بات چیت سن کر زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹچ کے ذریعے، چیزیں مینیپولیٹو کے ذریعے، کوئی چیزیں چھو کر، محسوس کر کر زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کا باڈی موومنٹ کے ذریعے، ایکسرسائز، ڈانسز، اس کے ذریعے ان کی لرننگ ہوتی ہے. جتنا وہ باڈی موو کرتے ہیں ان کا برین جو ہے وہ اس لحاظ سے کانسیپٹس کو گریب کرتا ہے. کچھ کی انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل دونوں طرح کی، یعنی کہ سوشل لرننگ اور سولیٹری لرننگ ہوتی ہے زیادہ اچھی. تو ان کی لرننگ اسٹائل جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا، دوسرا اس سلسلے میں ایک اور تھیوری ہے جو کہ ڈاکٹر ہاورڈ گارڈنر جو کہ امریکن سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے پیش کی. اس تھیوری کا نام ہے ملٹیپل انٹیلیجنس. اس تھیوری کے مطابق انٹیلیجنس کو 8 اور 9 خانوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خاص قسم کی انٹیلیجنس ہوتی ہے. اس کا ایریا آف انٹیلیجنس دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس رکھتے ہیں، یعنی وہ لاجیکل جو ان کا مائنڈ ہوتا ہے اور وہ زیادہ چیزوں کو اس طرح سے میتھمیٹیکل کوسچنس کو سالو کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ لنگوسٹک، ان کی ایریا آف اسٹرینتھ ہوتا ہے، ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے وہاں. کچھ لوگ نیچرلسٹک ہوتے ہیں، وہ باہر قدرتی ماحول میں سیکھتے ہیں، ان سے بہت اچھے طریقے سے سیکھ پاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ میوزیکل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، میوزک کے تھرو وہ چیزوں کو سیکھ پاتے ہیں. کچھ لوگ باڈی اور موومنٹ کے تھرو زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں، ان کی ذہانت اس میں زیادہ ہوتی ہے، اس ایریا میں زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ سوشل انٹیلیجنس کے مالک ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹر پرسنل، ان کی اسکلز زیادہ اچھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ انٹرا پرسنل، اکیلے سیلف لرننگ ان کی ایریا، ان کا ذہانت کا ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. یہ دو تھیوریز ہیں جس میں کم و بیش ایک ہی بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ، جس کے مطابق آپ ان دونوں تھیوریز کو عملی جامہ پہناتے ہیں، جس کے تھرو. تو عملی جامہ کس طرح پہناتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر یہ یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ تعلیمی اداروں میں رائج کیا جاتا ہے، تو جنرل ایجوکیشن ٹیچر اور اسپیشل ایجوکیشن ایجوکیٹر دونوں مل کر اسپیشل بچوں اور ریگولر بچوں کے لیے پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں، اور انڈیویجولی ہر بچے کی انٹیلیجنس اور لرننگ اسٹائل کے مطابق پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ آڈیٹری لرنر ہوتے ہیں، وہ ٹیچر کا لیسن سن کر اور لیکچر سن کر اچھے سے سیکھ جاتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں یا نوجوان وہ ویژول لرنرز ہوتے ہیں، ان کو ویڈیوز پینٹ کرنا یا ویڈیوز یا تصویریں بنانا یا ویڈیوز دیکھنا، اس کے ذریعے ان کی لرننگ ہوتی ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کے تھرو زیادہ اچھے سے سیکھتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ موومنٹ کے ذریعے زیادہ اچھے سے سیکھتے ہیں. تو ڈپینڈنگ آن یور اسٹوڈنٹس نیڈز یو ڈیزائن دا پروگرام اینڈ پرووائڈ دی اپرچونیٹیز ٹو آل کائنڈ آف پاپولیشن ٹو لرن. اچھا، اس کے بعد بات آتی ہے کہ ورک پلیسز کی، کہ ورک پلیسز پہ یہ تھیوری اور یہ یونیورسل ڈیزائن کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ یونیورسل ڈیزائن اور ملٹیپل تھیوریز اور لرننگ اسٹائل یہ پروف کر چکا ہے کہ ہر انسان کا اپنا کوئی اسپیشل ٹیلنٹ اور اپنی کوئی اسپیشل انٹرسٹ ہے. تو جب ہم تعلیمی اداروں میں بچپن سے ان چیزوں کو فروغ دیتے ہیں، تو وہی نوجوان بڑے ہو کر جب ورک فورس میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ایسی اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کے اسپیشل ٹیلنٹ سے. کوئی نوجوان جو ہیں بچپن سے ہی ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ڈرا بہت اچھا کر لیتے ہیں، کوئی پینٹ بہت اچھا کر لیتا ہے، کسی کا انٹرسٹ میوزک میں بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی
लॉजिकल ब्रेन का मालिक होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट, अगर बचपन से उसे फॉस्टर किया जाता है तो वो वर्क फोर्स में बहुत इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं। और जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि वर्क फोर्स में इंटीग्रेट करने के लिए आपको जो तालीमी इदारे हैं उनको मार्केट से रिलेट करना पड़ेगा, आपस में उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको उन क्या वर्क फोर्स की क्या नीड्स हैं उसके मुताबिक अपने एक्सक्यूज मी अपनी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा उन स्पेशल बच्चों को, ऑटिज्म के हामिल बच्चों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक अकोमोडेशन देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर उनकी सेंसरी नीड्स हैं तो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि क्वाइटर इन्वायरमेंट हो। उनका ऑफिस एरिया में जो है वो विजुअल स्टिमुला ज़्यादा ना हो, लाइट कम हो, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद बात ये आती है कि इनको सोसाइटी में किस तरह इंटीग्रेट किया जाए, कम्युनिटी में कैसे इनको इंटीग्रेट करा जाए और कैसे मौक़े फराहम किए जाएँ, कैसे इंक्लूड किया जाए। तो कम्युनिटी में इंक्लूड करने के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए जाएँ और जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इवन तालीमी इदारे के लेवल पर भी, कि वालिदैन को टीम का हिस्सा बनाया जाए। जब तक हम वालिदैन को इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में, इंक्लूजन पूरे तौर से इंक्लूजन होना नामुमकिन है। लिहाजा वालिदैन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया जाए और वालिदैन वॉलंटियर करें अपने बच्चों के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम्स में एज ए सपोर्ट टीचर, एज ए सपोर्ट इंस्ट्रक्टर, और उनकी शमूलियत को यकीनी बनाएं। तो लुब्बे लबाब ये है, वक्त की कमी है, मैं जल्दी से इसको सम अप ये करना चाहूँगी कि ऑटिज़म वर्ल्ड में या जनरल पॉपुलेशन वर्ल्ड में इंक्लूजन जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंक्लूजन जो है वो बहुत आसानी से यकीनी बनाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है और एज ए प्रोफेशनल्स एंड एज पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंक्लूजन को यकीनी बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।